गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। आज हम आपको आपके हिंदी के पाठ 3 हिमालय की बेटियां के बारे में बताएंगे। इस पाठ के लेखक वैद्यनाथ मिश्र नागार्जुन हैं। लेखक ने इस पाठ में हिमालय की बेटियां यानी कि नदियां उसके बारे में बताया है। हम लोग नदियों को माँ और बहन के रूप में, पत्नी के रूप में देखते आए हैं, लेकिन आज हिमालय के नज़रिए से उनको बेटियों के रूप में माना गया है। तो आइए हम पाठ पढ़ते और समझते हैं। अभी तक मैंने उन्हें दूर से देखा था। बड़ी गंभीर, शांत, अपने आप में खोई हुई लगती थी। संभ्रांत महिला की भांति वे प्रतीत होती थी। उनके प्रति मेरे दिल में आदर और श्रद्धा के भाव थे। माँ और दादी, मौसी और मामी की गोद की तरह उनकी धारा में डुबकियां लगाया करता था। परंतु इस बार जब मैं हिमालय के कंधे पर चढ़ा तो वे कुछ और रूप में सामने थी। लेखक का कहना है कि अभी तक मैं नदियों को दूर से ही देखा करता था। वो बड़ी गंभीर, शांत और अपने आप में खोई हुई मुझे लगा करती थी। वो एक सभ्य महिला की भांति हमेशा मुझे प्रतीत होती थी, क्योंकि शांत और गंभीर थी, यानी सभ्य महिला जैसे लगती थी। उनके प्रति मेरे दिल में आदर और श्रद्धा के भाव थे। माँ, दादी, मौसी, मामी की तरह मैं उनके गोद में डुबकियां लगाया करता था। उनकी गोद की तरह उनकी धारा में डुबकियां लगाया करता था। मतलब आप लोग देखे होंगे गंगा, जमुना में, सरस्वती में और भी जो हमारी आदरणीय जितने भी सम्मानीय नदियां हैं, उनमें जब लोग डुबकियां लगाते हैं तो वो एक सम्मान पूर्वक लगाते हैं। तो ऐसा लगता है जैसे कि किसी न किसी रिश्ते से उनकी धारा में डुबकियां लगाए रहे हैं। तो इस प्रकार लेखक बता रहे हैं। लेकिन लेखक का कहना है कि अभी तक मैं एक रिश्ते के नाते उनके धारा में डुबकियां लगाता था, लेकिन जब मैं हिमालय में चढ़ा, यानी हिमालय के कंधे पर चढ़ा, मतलब हिमालय के ऊपर जब लेखक चढ़ा तो वह उस नदियाँ को कुछ और रूप में सामने नजर आई। मतलब वो हैरान थे कि ये जो दुबली पतली यमुना नदी जो है वो इस समतल मैदान से उतरकर विशाल कैसे हो जाती है। आप देखे होंगे कि जो नदियां हैं वो पहाड़ों से गिरती हैं। तो जब हिमालय पर्वत के कंधे पर, यानी हिमालय पर्वत से जब चढ़कर लेखक देख रहा है, तो जब हिमालय से गिरती हैं तो वो सोच रहे हैं कि मतलब यही जो भाई, अब आगे चलकर वो एक उनकी धारा निश्चित हो जाती है, उनकी चौड़ाई, उनकी वो ऊंचाई, ये सब निश्चित हो जाती है। लेकिन जब वो पहाड़ों से गिर रही हैं तब तो उनकी धारा नॉर्मल नहीं रहती, सामान्य नहीं रहती। वो जब ऊपर से गिरेंगी तेज धारा में तो क्या है, इधर उधर फैल जाती हैं। तो लेखक कह रहे हैं कि ये जो पतली दुबली गंगा थी वो इस पहाड़ों से गिरकर समतल मैदानों में उतरकर इतनी विशाल कैसे हो जाती हैं। इनका उछलना कूदना, खिलखिलाकर लगातार हंसते रहना, इनकी यह भावभंगी, उनका यह उल्लास कहाँ गायब हो जाता मैदान में जाकर। लेखक ये कह रहे हैं कि जैसे वो पहाड़ों से गिरती हैं तो कलकल करती हुई, आवाज़ करती हुई, इधर उधर भटकती घूमती गिर रही हैं, लेकिन ये जब मैदानों में जाती हैं तो इतनी शांत कैसे हो जाती हैं। आप देखे होंगे कि जब पहाड़ों से गिरेंगी तो आवाज़ करती हैं, लेकिन यही नदियाँ आगे चलकर अपनी एक धारा बना लेती हैं और उसी धारा में वो बहते जाती हैं। किसी लड़की को जब मैं देखता हूँ, किसी कली पर जब मेरा ध्यान अटक जाता है, तब भी इतना कौतूहल, विस्मय नहीं होता जितना कि इन बेटियों की इन बाल लीला देखकर। लेखक ये बता रहे हैं कि मैं कभी भी मैं किसी लड़की को जब देखता हूँ तो मेरा, और या तो किसी कली को देखता हूँ, जब मेरा ध्यान अटक जाता है तब भी इतना कौतूहल, यानी अगर किसी लड़की को देखा या किसी फूल की कलियों को देखा तो लेखक को आकर्षित करती हैं, लेकिन वो कहते तब भी मुझे इतनी खुशी, इतना कौतूहल, इतना आश्चर्य नहीं होता जितना कि इन नदियों, यानी बेटियां मतलब किसको कहा गया है, नदियों को। तो इन बेटियों की बाल लीला को देखकर जितना मुझे आश्चर्य होता है, उतना आश्चर्य मुझे इस किसी कली या किसी लड़की को देखकर भी नहीं होता। कहाँ ये भागी जा रही हैं।
वह कौन लक्ष्य है जिसने इन्हें बेचैन कर रखा है? अपने महान पिता का विराट प्रेम पाकर भी अगर इनका हृदय अतृप्त ही है तो वह कौन होगा जो इनकी प्यास मिटा सकेगा? बर्फ जली पहाड़ियाँ, छोटे छोटे पौधों से भरी घाटियाँ, बंधुर अधिक कत्याएं, सरसब्ज उपत्याएं, ऐसा है इनका लीला निकेतन। खेलते खेलते जब ये जरा दूर निकल जाती हैं तो देवदार, चीड़, सरोज, चिनार, सफेदा, कैल के जंगलों में पहुंचकर शायद इन्हें बीती बात याद करने का मौका मिल जाता होगा। कौन जाने बुढ़ा हिमालय अपनी इस नटखट बेटियों के लिए कितना सिर धुनता होगा। बड़ी बड़ी चोटियों से जाकर पूछिए तो उत्तर में विराट मौन के सिवाय उनके पास और रखा ही क्या है। अब लेखक ये कह रहे हैं कि ये जो नदियां हैं ये कहाँ भागी जा रही है, मतलब पहाड़ों से एकदम गिर के तेज धारा इधर उधर भटकती हुई ये भाग रही हैं। मतलब ये नदियाँ जो हैं बहने के लिए उतावली हैं। तो लेखक कह रहा है उनको किस रूप में मान रहा है? बेटियों के रूप में। वो नदियों को यहाँ पर हमारे सामने किस रूप में प्रस्तुत कर रहा है? बेटियों के रूप में। तो लेखक का ये कहना है कि ये किसके लिए इतना बेचैन है कि अपने पिता की गोद को छोड़कर ये भाग रही हैं। तो इनकी इस अतृप्त आत्मा को कौन संतुष्ट करेगा? कौन, मतलब जो अपने पिता के गोद में खेलकर संतुष्ट नहीं हो पाई, तो ये कहाँ जा रही हैं? और क्या ये जो बुढ़ा हिमालय है अपनी इन नटखट बेटियों के लिए कितना परेशान रहता होगा, कितना ये इनको परेशान करती रही होगी, और ये सब को छोड़कर आखिर ये किस दिशा में भाग रही हैं? कोई इनसे पूछे तो जो देवदार, चीड़, सरो, चिनार, सफेदा, कैल ये जंगल के हैं, इसमें पहुंचकर शायद इन्हें बीती बातें याद करने का मौका मिल जाता होगा। सिंधु और ब्रह्मपुत्र ये दो ऐसे नाम हैं जिनके सुनते ही रावी, सतलुज, ब्यास, चनाब, झेलम, काबुल ये सब किसके नाम हैं? पहाड़ों के नाम हैं, पर्वतों के नाम हैं। तो ये जो हिमालय की छोटी बड़ी सभी बेटियां आंखों के सामने नाचने लगती हैं, वास्तव में सिंधु और ब्रह्मपुत्र स्वयं कुछ नहीं है। यानी सिंधु और ब्रह्मपुत्र ये दो ऐसे नाम हैं जिनके सुनते ही ये जितनी भी नदियां हैं जिनके सुनते ही नाचने लगती हैं। मतलब हिमालय की ये छोटी बड़ी सभी बेटियां आंखों के सामने नाचने लगती हैं, तो वास्तव में सिंधु और ब्रह्मपुत्र स्वयं में कुछ नहीं है। ये जो दयालु हिमालय है इसके पिघले हुए दिल की एक एक बूंद न जाने कब से इकट्ठा होकर इन दो महानदों के रूप में समुद्र की ओर प्रवाहित होती रही है। अब सिंधु और ब्रह्मपुत्र ये जो महासागर हैं, तो वास्तव में ये इनसे जितनी भी नदियाँ निकली हैं तो इनको देख के नाचने लगती है, मतलब मिलने के लिए उतावली हो जाती हैं। तो वास्तव में ये दोनों कुछ नहीं हैं। ये जो हिमालय पर्वत है तो जब बर्फ से पिघलता है, उसका बर्फ जब पिघलता है धूप ऊप से, तो उसकी एक एक बूंद ना जाने कब से इकट्ठा होकर इन महासागरों में जाकर समुद्र की ओर प्रवाहित होते, इन दो महानदों के रूप में। यानी ये सिंधु और ब्रह्मपुत्र दो महानदी है, मतलब सबसे बड़े, और इसी के रूप में समुद्र की ओर प्रवाहित होती रही है। कितना सौभाग्यशाली है वह समुद्र जिसे पर्वतराज हिमालय की इन दो बेटियों का हाथ पकड़ने का श्रेय मिला। तो लेखक का कहना है कि ये जो दो बेटियां हैं तो इनका हाथ पकड़ने का श्रेय जिसे मिला, वो पर्वतराज हिमालय की दो बेटियों का हाथ पकड़ने का श्रेय जिसे मिला, वो कितना सौभाग्यशाली होगा। कालिदास के विरही यक्ष ने अपने मेघदूत से कहा है कि बेतवा नदी को प्रेम का प्रतिदान देते जाना, तुम्हारी प्रेयसी तुम्हें पाकर अवश्य ही प्रसन्न होगी। यह बात इन चंचल नदियों को देखकर मुझे अचानक याद आ गई और सोचा कि शायद उस महाकवि को भी नदियों का सचेतन रूपक पसंद था। दरअसल जो भी कोई नदियों को पहाड़ी घाटियों, समतल आंगनों के मैदानों में जुदा जुदा शक्लों में देखेगा वह इस नतीजे पर पहुंचेगा। अब लेखक का क्या कहना है कि वास्तव में ये जो दो महानदी थे वो अपने आप में कुछ नहीं है। हिमालय की एक एक बूंद न जाने कब से इकट्ठा होकर इन दो महानदों के रूप में समुद्र की ओर प्रवाहित होती रही, और वो कितना सौभाग्यशाली होगा जिसने पर्वतराज हिमालय के, वह कितना सौभाग्यशाली है वह समुद्र जिसे पर्वतराज हिमालय की इन दो बेटियों का हाथ पकड़ने का श्रेय मिला।
जिसने मैदानों में इन नदियों को देखा होगा उसमें कि कभी मतलब ये ऐसा ख्याल आया होगा कि ये जो बच्चियां हैं ये आखिर खेल कूद कर इतनी बड़ी हो गई हैं। और कालिदास के जो विरही एक्शन है उसने अपने मेघदूत से कहा है कि जो बेतवा नदी है उसको प्रेम का प्रतिदान देते जाओ, तुम्हारी ये प्रेयसी तुम्हें पाकर प्रसन्न होगी। और यह बात इन चंचल नदियों को देखकर मुझे अचानक याद आता है। काका कालेलकर ने नदियों को लोकमाता कहा, किंतु माता बनने से पहले यदि हम इन्हें बेटियों के रूप में देख ले तो क्या हर्ज है। और थोड़ा आगे चलिए, इन्हीं में अगर हम प्रेयसी की भावना करें तो कैसा रहेगा। ममता का एक और भी धागा है जिसे हम इनके साथ जोड़ सकते हैं। बहन का स्थान कितने कवियों ने इन नदियों को दिया है। एक दिन मेरी भी ऐसी भावना हुई थी। तिब्बत की बात है, मैं उचट गया था, तबीयत ढीली थी, सतलज के किनारे जाकर बैठ गया। दोपहर का समय था, पैर लटका दिए पानी में। थोड़ी ही देर में उस प्रगतिशील जल ने असर डाला, तन और मन ताजा हो गया तो लगा मैं गुनगुनाने। काका कालेलकर जो हैं उन्होंने नदियों को क्या कहा है, लोक माता यानी सबकी माता। लेकिन माता बनने से पहले वो कौन है, उसको हम बेटियों के रूप में भी देख सकते हैं, किसी की पत्नी के रूप में भी देख सकते हैं, प्रेमिका के रूप में भी देख सकते हैं। यानी ममता का एक और भी धागा है जिसके साथ हम इसको जोड़ सकते हैं। बहन का स्थान भी, कई कवियों ने नदियों को बहन का भी स्थान दिया है। तो लेखक की भी ऐसी भावना हुई कि वो बता रहा है कि एक दिन तिब्बत की बात है, जब मेरा मन उचट गया था, थोड़ा तबीयत ढीली थी, तो मैं सतलुज नदी के किनारे बैठ गया। दोपहर का समय था और मैं अपने पैर पानी में लटका कर गाने लगा। क्या गा रहा था, जय हो सतलज बहन तुम्हारी, लीला अचरज बहन तुम्हारी, हुआ मुदित मन हटा खुमारी, जाऊं मैं तुम पर बलिहारी। तुम बेटी यह बाप हिमालय, चिंतित पर चुपचाप हिमालय, प्रकृति नटी की चित्रित पट पर अनुपम अद्भुत छाप हिमालय। जय हो सतलज बहन तुम्हारी। लेखक सतलुज को क्या मान के गा रहा है, बहन के रूप में बता रहा है कि तुम्हारी ये जो लीला है बहुत ही आश्चर्यजनक है, मैं तुम पर बलिहारी हूँ और तुम्हारा जो पिता हिमालय है वो भी तुम पर चुपचाप चिंतित होकर तुम्हारी ये अनुपम छाया को देख रहा है। तो इस प्रकार ये जो पाठ था हिमालय की बेटियाँ, उसमें नदियों के बारे में बताया गया कि नदियों को हम लोग माँ, बहन, प्रेमिका और अनेक रूपों में देखते हैं, लेकिन जब हिमालय पर चढ़कर देखा जाए तो वो हमें हिमालय की बेटियां नज़र आती हैं। अगले पाठ में हम आपको इसके प्रश्न उत्तर बताएंगे।